नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि आज जो टेस्ट सीरीज की हम जो शुरुआत कर रहे हैं और उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। टेस्ट नंबर 1 जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट है बायोलॉजी, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह फिजिक्स का जो आपको वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 2 और 3 वो भी आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा। हो सकता है पहला वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए और बाकी सभी इनकी जो पीडीएफ है या इनसे संबंधित संपूर्ण जो वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ है, वो सारी आपको ऐप के माध्यम से ही मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज से 8 अक्टूबर से होने जा रही है। तो आप इसका जो वीडियो सॉल्यूशन हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हम बायो से शुरुआत करेंगे। बायो के 45 क्वेश्चन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ से, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम शुरुआत, हमारा जो शेड्यूल नंबर 1 है बायो के अंदर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट है। उसके अंदर जो टॉपिक है उनमें मुख्य रूप से हमारा जो सेल डिवीजन है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए आरएनए की संपूर्ण संरचना है, इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर है, कोशिका की जो संरचना, और कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें सभी कोशिकांगों का वर्णन है। उसके बाद यदि हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन की जो थ्योरी है वो इसके अंदर शामिल है, वो बीएससी वाले पार्ट्स में है। इसी तरह सेल डिवीजन भी इसी बीएससी वाले पार्ट्स में है। तो इस मुख्य रूप से ये जो टॉपिक्स हैं इसमें शेड्यूल फर्स्ट में हमने शामिल किए थे। उसके अकॉर्डिंग आज हम नंबर 1 शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 1 जो प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। और ये सभी जो प्रश्न है वो एज ए एग्जाम पैटर्न आरपीएससी के पैटर्न पर है और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अभी हमारा जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइबोसोम के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरा पढ़ना है। हर एक कथन, 4 कथन इसके दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं। दूसरा कथन है ये हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया खुरदरी अंतःपरमाणु जालिका, जिसको ईआर रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलते हैं, मिलते हैं। तीसरा है राइबोसोम आरएनए से जुड़कर पॉलीसोम बनाते हैं। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ हमें गलत कथन का, जब भी आप पेपर सॉल्यूशन करें तो आपको पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न में कथन क्या कह रहा है, सही या गलत, उस पर आप पहले से टिक लगा लें। ये कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो हम यहाँ देखें तो पहला यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। राइबोसोम आरएनए से मिलकर पॉलीसोम बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि आरएनए से नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं मैसेंजर आरएनए से। हमारा जो mRNA है उससे मिलकर पॉलीसोम बनाते हैं। पॉलीसोम को हम इर्गोसोम भी कह सकते हैं। और चौथा जो कथन है माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम सेकंड प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 2 आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। मतलब ये 4 जो घटक नीचे दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा जो पार्ट है, ये पहले के विगत परीक्षा में एक बार पूछा भी जा चुका है। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन और फोस्फोलिपिड। यहां हम बात करें तो आप कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फोस्फोलिपिड भी पाया जाता है, लेकिन प्रोलीन जो प्रोटीन है ये कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। इस तरह इसको हमें गलत मानना है। नेक्स्ट यदि हम प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3 प्लाज्मा झिल्ली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। हमें पता है कि प्लाज्मा झिल्ली का जो झिल्लियों के जो प्रकार हैं उनमें हम चयनात्मक पारगम्य लेते हैं, पारगम्य हो सकती है, अपारगम्य हो सकती है और अर्ध पारगम्य होती है। लेकिन जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसका उदाहरण है, इस पर हम चर्चा करें तो प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि ये सभी पदार्थों को अपने अंदर नहीं आने देती है। जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है उन्हीं का ये अंतर्ग्रहण करती है, बाकी सभी पदार्थ इससे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ये क्या चयन करती है, जो भी पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यह एक प्रकार की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, ना कि
पारगम्य भी नहीं है, अर्ध पारगम्य भी नहीं है और अपारगम्य भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की हम चर्चा करें। प्लाज्मा कला, ये फिर वापस प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है। प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण। एक डेफिनेशन है कि प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोज्य जो पदार्थ हैं वो अंतर्ग्रहण कर लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द हैं, जिनमें पहला शब्द है पिनोटोसाइट्स, दूसरा है फेगोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस और एंडोओस्मोसिस। ये जो 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द ये कह रहा है कि ठोस पदार्थ की यहां बात आ रही है। ठोस पदार्थ की जब भी बात आती है तो वहां प्रश्न हमारा आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है जब प्लाज्मा कला से कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ अंदर प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। और यदि तरल पदार्थ अंदर प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। तरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? पिनो, और ठोस के लिए हम क्या यूज करेंगे? फेगोसाइटोसिस। तो ये आपको शब्द ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इसी तरह नंबर 5 है कि कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड अधिकता में पाया जाता है? यह प्रश्न भी एक बार एसीएफ या ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोशिका जो झिल्ली है उनमें लिपिड पाए जाते हैं, क्योंकि हम पहले अभी पिछले प्रश्न में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि फोस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है। ये तीनों प्रकार के लिपिड हैं। इनमें से कौन सा लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको इसका जो सही उत्तर है कोशिका झिल्ली में, इसका जो सही उत्तर आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली के अंदर कौन सा जो लिपिड है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा की बात कर रहा है तो यहां इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए सभी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? फोस्फोलिपिड पाया जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। अच्छा प्रश्न है। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इनमें वैज्ञानिकों के नाम, इन सभी ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं जिनमें ये बात कर रहा है तरल मोज़ेक मॉडल की। तो सिंगर और निकोलसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले और कौन सा मॉडल दिया? प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। तो कई बार एग्जामिनर इन वैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। तो आपको कम से कम यदि ये मॉडल पूरा ध्यान में नहीं रहते हैं तीनों मॉडल, तो तीनों मॉडल्स के आपको क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखने हैं। जो वैज्ञानिक है उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है कि तरल मोज़ेक मॉडल कौन सा है? सिंगल और निकोलसन आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जी इकाई का नहीं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी जो सिलेबस का पूरा पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे और हर एक पार्ट से हमने इसमें प्रश्न डाले हैं आपके लिए। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां से आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा कार्य कोशिकांगों में गोल्जी इकाई है, कोशिकांग है, इसका एक कार्य नहीं है? आप अंडरलाइन कर ले, नहीं पर नहीं है, मतलब 3 इसके कार्य हैं, एक कार्य है जो इससे संबंधित नहीं है। पहले की हम बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करना, कोशिका भित्ति पदार्थों का संश्लेषण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण और चौथा है लिपिड संश्लेषण। तो आपको पता होगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। कोशिका भित्ति पदार्थ जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, कोशिका भित्ति के जो भित्ति के निर्माण में काम आने वाले जो पॉलीसेकेराइड हैं उनका उपयोग निर्माण भी कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण, ये भी सही है, लेकिन लिपिड संश्लेषण का कार्य गोल्जी बॉडी का नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर होगा 4। लिपिड संश्लेषण का कार्य जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो ईआर का जो प्रकार है, ईआर 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपरद्वी जालिका और खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका। तो लिपिड का जो संश्लेषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? चिकनी अंतःपरद्वी जालिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार नहीं बहुत सी बार। अलग अलग प्रकार में अलग अलग घुमाकर पूछा जा रहा है, लेकिन उत्तर इसका एक ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं? सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है कि सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है
वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, मैट्रिक्स में या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मतलब इनमें से एक उत्तर सही है, वो है इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वहां पाया जाता है सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 9 की बात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा डीपली है लेकिन लगभग, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कई बार सीधा प्रश्न पूछे आपसे कि क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं। सबको पता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहां पाए जाते हैं कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेनम। ग्रेनम के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहां पाए जाएंगे? ग्रेनम के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पायरिनोइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा और ग्रेनम दोनों, ये जो तीनों उत्तर हैं वो गलत हैं। इसका जो सही उत्तर है ग्रेनम। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का उदाहरण है या भाग है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में दिया हुआ है बिल्कुल साफ शब्दों में कि कौन सा भाग। वहां इसमें से 2-3 प्रकार के प्रश्न अगला बना सकता है। जैसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अंतःझिल्लिका तंत्र। अब अंतःझिल्लिका तंत्र है क्या? ऐसा देखा जाए कि अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब है कि झिल्लियों युक्त जो कोशिकांग है, 4-5 ऐसे कोशिकांग हैं जो जिनके कार्य और संरचना की दृष्टि से वो समान है, उन सभी कोशिकांगों को क्या कहा जाता है? अंतःझिल्लिका तंत्र कहा जाता है। 3-4 कोशिकांग है ऐसे जो कार्य की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से बिल्कुल समान है, इसलिए उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि का भाग है, कौन सा एक कोशिकांग है जो अंतःझिल्ली तंत्रिका का भाग है? तो आपको मैं बता दूं, यदि आप इस तरीके से भी याद करें तो इसका जो सही उत्तर है वैसे तो है गोल्जी काई। गोल्जी काई जो है इसका भाग है। और आप माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम के अलावा यदि हम बात करें, इन तीनों को हम छोड़ दें तो सभी प्रकार के जो कोशिकांग है वो किसके भाग है? अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग है। मतलब कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, हरित लवक नहीं आएगा और पेरोक्सिसोम नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी कोशिकांग हैं वो लगभग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम लाइसोसोम की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें, ईआर की बात करें, इनके कार्य, ईआर है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। आपको भी पता है इनके कार्य और संरचना की दृष्टि से ये क्या है? समान है। ये सभी किसके भाग है? अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें कि सेंट्रियोल, प्रश्न नंबर 11 की यदि हम बात करें, सेंट्रियोल में व्यवस्था पाई जाती है। सेंट्रियोल एक प्रकार का कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका का उदाहरण है? तो सेंट्रियोल, क्योंकि इसका जो कार्य है कहीं ना कहीं गुणसूत्रों से रिलेटेड है, तो ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? जंतुओं में पाया जाएगा। अब यहां इसकी व्यवस्था जो है वो क्या पाई जाएगी? इसकी जो व्यवस्था है वो 9+0 संरचना, इसकी संरचना को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज आपको कर सकता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप 9+0 की संरचना इसको बता सकते हैं। सेंट्रियोल की जो व्यवस्था है किसमें पाई जाएगी? 9+2 में पाई जाएगी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सबसे अधिक गुणसूत्र किस पादप में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस प्रकार के पादप में पाए जाते हैं। तो आप में प्रश्न है, पहला ऑप्शन है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, पाइसम सेटाइवम, जियामिज। अब इसका जो सही उत्तर है वो है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या इसमें पाई जाती है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। यदि हम बात करें इसकी, तो ओफियोग्लोसम जो रेटिकुलेटम है उसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा सबसे कम, ये हालांकि पादपों में बात कर रहे हैं। यदि हम जंतुओं में बात करें तो ओलकैंथा एक प्रोटोजोआ है, ओलकैंथा एक प्रोटोजोआ जंतु है, वहां सबसे ज्यादा लगभग 1600 गुणसूत्र
पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र जंतुओं में तो ओलकोन्था में है, और यदि हम बात करें पादपों में तो ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में। तो आपको ये ध्यान में रखना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये ग्रेड फर्स्ट 2013 के एग्जाम में पूछा गया था कि मानव में एक्स और वाई गुणसूत्र समूह है पाए जाते हैं, वह है क्रमशः। मतलब मानव में आपको पता है एक्स और वाई गुणसूत्र किस समूह में पाए जाते हैं। तो समूह की यदि हम बात करें इसमें, तो इसका जो सही उत्तर है, वैज्ञानिक चर्चा करें इसमें तो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर संपूर्ण चर्चा की, बताया उन्होंने इसको गुणसूत्रों को। कोलेरोडा एक वैज्ञानिक थे, कोलेरोडो, उन्होंने इसका जो सेंट्रोमियर है और इनकी जो संरचना है उसके आधार पर, गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर की स्थिति और संरचना के आधार पर इसको 7 समूहों में बांटा था। 7 समूहों के अंदर, ये पूरे गुणसूत्रों की बात नहीं कर रहा है, जैसे हम 7 समूहों में यदि हम बांटे तो ग्रुप नंबर 1 उनका था ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह उन्होंने इसको 7 ग्रुप में बांटा। लेकिन यदि हमारे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें जैसे 1 से 2 हो गए, 3 से 4 हो गए, इस तरह उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। लेकिन हमसे ये जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र क्रमशः कहां आएंगे, मतलब एक्स गुणसूत्र कौन से ग्रुप में आएगा और वाई गुणसूत्र कौन से ग्रुप में आएगा। तो एक्स गुणसूत्र आपको ध्यान में रखना है सी ग्रुप के अंदर आएगा, और वाई जो गुणसूत्र है वो कहां आएगा, जी ग्रुप में आएगा। सी और जी इसका जो है सही क्रमशः उत्तर होगा। तो इसके हम बात करें तो सी और जी इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही है, सी और जी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14। टेलोमरेज एक एंजाइम है जो कि एक होता है। टेलोमरेज की बात कर रहा है, टेलोमरेज जो एंजाइम है। अब इसका कहने का तात्पर्य है कि टेलोमरेज जो एंजाइम है किस श्रेणी में आएगा, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, किस प्रकार का एंजाइम है। टेलोमरेज एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि टेलोमरेज एंजाइम क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। टेलोमरेज एंजाइम किस श्रेणी में आता है, एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। नेक्स्ट हम बात करें कि ट्रांसफर आरएनए की त्रिविमीय संरचना दिखाई देती है। ट्रांसफर आरएनए की त्रिविमीय की संरचना यदि बात करें, यहां कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि क्लोवर लीफ मॉडल होगा या एल आकृति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोवर लीफ मॉडल द्विविमीय संरचना का है, त्रिविमीय संरचना का नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एल आकृति इसका सही उत्तर होगा, ध्यान में रखना है। आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि ट्रांसफर जो आरएनए है, टीआरएनए है, उसकी जो संरचना त्रिविमीय की यदि बात करें तो वहां केवल आपको एल आकृति दिखानी है। द्विविमीय जो मॉडल था वो कौन सा था, क्लोवर लीफ मॉडल था। तो ये आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज कर सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है एल आकृति का। नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में आरबीएससी जो जब भी सेल डिवीजन की बात आती है, कोशिका विभाजन की, तो वहां से समसूत्री और अर्धसूत्री की जो क्रम अवस्थाएं हैं, वहां से प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। तो यदि हम बात करें यहाँ अर्धसूत्री विभाजन की, आपको ज्ञात हो तो पिछले एग्जाम में सेकंड ग्रेड में ही यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। उससे पिछले सेकंड ग्रेड में समसूत्री विभाजन का जो क्रम है वो भी पूछा हुआ है, जिसमें G1 S G2 और M ये प्रश्न पूछा था। G1 S G2 और M ये समसूत्री विभाजन का जो क्रम है वो 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा था। और उसके बाद यह प्रश्न भी शायद स्पेशल एजुकेशन या संस्कृत एजुकेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। इसकी यदि हम बात करें, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट का सही क्रम है। तो आपको ये 5 जो अवस्थाएं दे रखी हैं, 5 अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। तो हम देखें तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस, ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा तीसरा। कैसे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें,
प्रश्न नंबर 17, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में आधी होती है? वैसे देखा जाए तो एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड सभी अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यहां दोनों की अवस्थाएं दे रखी है, लेकिन गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आदि केवल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही होती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां हम बात करें तो दोनों ये तो कैंसिल है, क्योंकि ये बात किसी कर रहा है गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। अब फर्स्ट में एनाफेज ऐसी अवस्था है जहां गुणसूत्रों की संख्या में आधी हो जाती है, तो एनाफेज फर्स्ट इसका जो है सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है, केवल संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी एनाफेज फर्स्ट में हो जाएगी, लेकिन सेंट्रोमियर का विभाजन यहां नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है आपको। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें तो यहां प्रश्न है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नाम से स्पष्ट है, कैरियो शब्द हमेशा किसके लिए आता है? कैरियो शब्द कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक से रिलेटेड है। इंडेक्स मतलब सूची, केंद्रक से संबंधित जो केंद्रक का कोशिका द्रव्य है या केंद्रक का साइटोप्लाज्म बोल दो, कोशिका द्रव बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो, मतलब साइटोप्लाज्म की स्थिति और केंद्रक द्रव्य की स्थिति, उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि हम के आई की बात करें, के आई बराबर होता है VN बटा VN माइनस VC माइनस VN, VC माइनस VN। अब यदि बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम मतलब आयतन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बटा, अब माइनस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब यहां यदि इनका विवरण हम देखें, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स किसके समानुपाती होगा और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? समानुपातित होगा VN के आई समानुपाती होगा VN और के आई व्युत्क्रमानुपाती होगा VC। साइटोप्लाज्म के व्युत्क्रमानुपाती और न्यूक्लियोप्लाज्म के समानुपाती, मतलब के आई बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म कम होगा, के आई बढ़ेगा तो VN का मान बढ़ेगा। मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर है वो है ये VN बटा VC माइनस VN। पुनः एक प्रश्न, दो प्रकार के ही प्रश्न सेल साइकिल से बनते हैं। पहला हम अर्धसूत्री विभाजन में चर्चा कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न ये, दो ही प्रकार के एग्जामिनर प्रश्न अर्धसूत्री विभाजन से ज्यादातर बनाएगा, जिस पर हम पहले पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि कॉलम फर्स्ट व कॉलम सही सेकंड का सही मिलान करें। मिलान करना क्या है? ये कहने का मतलब है कि ये तो है इनके कार्य और ये है इनकी अवस्थाएं, मतलब क्या घटना उस अवस्था से रिलेटेड है या नहीं है। ये जो घटनाएं इस ओर दे रखी हैं, ये जो है अवस्थाओं के नाम इस ओर दे रखे हैं, किस घटना का संबंध किस अवस्था से है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम देखें तो आपको इनमें से, आपके तरीके से भी हम करें, आपको ये पता है कि जीन विनिमय, जो जीन विनिमय है वो कहां होता है, कौन सी अवस्था में होता है? पैक्टीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। कई बार एग्जामिनर ऐसे प्रश्न, हालांकि इस प्रश्न में ऑप्शन में आपको दिक्कत आएगी, कई बार हमें एक पता होता है पूरा आंसर हम उसको सही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इसमें आपसे नहीं होगा। यहां आपको एक एक प्रश्न जब आएगा, पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको सही होंगे तो ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से सेट किए गए हैं। यदि आप, कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह के प्रश्न है उनमें यदि हम एक के निशान लगा लेते हैं तो हमारे चारों सही हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पैक्टीन अवस्था जीन विनिमय है। इसी तरह हम बात करें जाइगोटीन अवस्था है, वो सिनाइजेसिस से संबंधित है।
इसी तरह हम बात करें काइजमेटा या कियाज्मा जो बोले, वो आपको पता है डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। और अब बात करें लेप्टोटीन, लेप्टोटीन जो अवस्था है उनमें युग्मन होता है गुणसूत्रों का, सिनेप्सिस जिसको बोलते हैं युग्मन। और डाइकाइनेसिस है, उसमें क्या होगा, उपांती भवन, टर्मिनलाइजेशन होगा, जिसको उपांती भवन बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 में आएगा 5 और 5 में आएगा 4। इसका मतलब पहला आंसर इसका सही। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल के। ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये यदि यूनिट आपने पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से आपको इस यूनिट्स को कवर करना है। इस टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन का ये महत्व नहीं है कि हम आपको प्रश्न के उत्तर लगा रहे हैं, ये तो हम आपको आंसर की जारी कर देंगे, उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपको ये पता चल पाए कि प्रश्नों का जो स्तर है किस तरह का हर यूनिट से रहेगा, मतलब किस तरह के प्रश्न किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो सॉल्यूशन है जो आपको दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मियोसिस में, फिर अर्धसूत्री विभाजन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मियोसिस में डीएनए संश्लेषण होता है, मतलब डीएनए का जो संश्लेषण है मियोसिस की कौन सी अवस्था के दौरान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कई बार एग्जामिनर इसको पूछ चुका है अलग अलग तरीके से, लेकिन हमने इसको मिला दिया है। 2 अवस्थाएं हैं ऐसी जिनमें मियोसिस डीएनए संश्लेषित होता है। डीएनए का संश्लेषण एक सबको पता है कि एस फेज है, जहां डीएनए का जो है संश्लेषण होता है। एस अवस्था में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, हमें सबको पता है। डीएनए रेप्लिकेशन, अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो है एस अवस्था में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। लेकिन इसके साथ मियोसिस की एक और अवस्था है जो है जाइगोटिन। जाइगोटिन और एस अवस्था दोनों मिलकर क्या करती है, रेप्लिकेशन करती है। 0.3% डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है, जाइगोटिन में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मियोसिस की जो कौन सी अवस्था है वो रेप्लिकेशन, एक अलग से भी पूछा जा सकता है कि मियोसिस की कौन सी अवस्था रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है, तो उसका उत्तर होगा जाइगोटिन। और एस अवस्था आपको पता है कॉमन है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करें, प्रश्न नंबर 21। क्रोमेटिन बने होते हैं, क्रोमेटिन जाल, एक तरह से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। क्रोमेटिन जाल, इसका संबंध है केंद्रक से। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और तीसरा पार्ट होता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन किस किस का बना होता है, कई बार आपने देखा होगा क्रोमेटिन में एक प्रश्न आता है। क्रोमेटिन 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की जो क्रोमेटिन है वो पूछी जाती है, प्रकार 2 है, दोनों के अंतर भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो यदि हम बात करें क्रोमेटिन खुद किसकी बनी होती है, क्रोमेटिन बनी होती है डीएनए, आरएनए, स्टोन, नॉन स्टोन प्रोटीन की। मतलब इसका जो उत्तर है पहला सही होगा कि क्रोमेटिन की जो संरचना है किसकी बनी होती है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन भी है और नॉन स्टोन प्रोटीन भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, स्टोन, नॉन स्टोन प्रोटीन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब क्रोमेटिन के जो प्रकार हैं, क्रोमेटिन की यदि हम प्रकार की बात करें तो आपको पता होगा कि क्रोमेटिन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है हिटेरोक्रोमेटिन। हिटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है, हालांकि आगे भी आएगा ये प्रश्न, वहां भी हम चर्चा कर लेंगे कि हिटेरोक्रोमेटिन है, हिटेरोक्रोमेटिन अधिक गहरी होती है, अधिक संघनित होती है, लेकिन कम क्रियाशील होती है। क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। ये भी दोनों में अंतर भी कई बार पूछ लिया, आगे हम प्रश्न पर भी इसका चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। इंपॉर्टेंट, कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा है। शर्करा कौन सी जो शर्करा है जो कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाती है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहां हम देखें तो ऐसी शर्करा है ट्रेहेलोज।
सीधा सा प्रश्न है, याद रखना आपको कि ट्रेहेलोज ऐसी शर्करा है जो किसमें पाई जाती है, कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाती है। आप ध्यान, प्लाज्मा है जो कीटों का, उसमें कौन सी पाई जाती है, ट्रेहेलोज पाई जाती है। प्रश्न नेक्स्ट, डाईपेप्टाइड मतलब बॉन्ड ऑफ डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड बंध है वो क्या होता है। अब कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी है कि कई बार हम डाई जो पेप्टाइड बॉन्ड है, हम ये सोच लेते हैं कि डाईपेप्टाइड जो बंध है वो दो पेप्टाइड से बनी संरचना है, या दो एमिनो अम्ल के मध्य उपस्थित एकल पेप्टाइड बंध, एकल पेप्टाइड बंध, या कोई नहीं, चौथा है एक एमिनो अम्ल व एक पेप्टाइड के मध्य उपस्थित बंध। इसका जो सही उत्तर है, दो एमिनो अम्ल के मध्य उपस्थित एकल पेप्टाइड बंध, दो एमिनो अम्ल के मध्य उपस्थित एकल पेप्टाइड बंध, दो पेप्टाइड बंध। अब दिखने में तो डाई पेप्टाइड का अर्थ यह है कि दिखने में हमें क्या लग रहा है, डाई, दो, डाई का मतलब दो, और क्या है, दो पेप्टाइड बंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है कि डाई जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो दो एमिनो अम्ल के मध्य उपस्थित एकल पेप्टाइड बंध है। दो एमिनो अम्ल के मध्य ये बॉन्ड बनेगा, दो एमिनो अम्ल के मध्य उपस्थित एकल पेप्टाइड बॉन्ड है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, द्विकुंडलित डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होते हैं। कई बार पूछा गया है प्रश्न की द्विकुंडलित जो डीएनए है उसकी जब संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो दोनों संरचनाएं कैसी होती हैं, एक समान होती हैं या पूरक, असमान या अपूरक, प्रति समांतर या पूरक, प्रति समांतर या अपूरक। इसका जो सही उत्तर होगा, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होगी और एक दूसरे के पूरक होगी, प्रति समांतर होगी और एक दूसरे के क्या होगी, पूरक होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, यदि डीएनए की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, यदि कई बार ऐसे प्रश्न याद नहीं रहते हैं तो ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में, एक बार फर्स्ट ग्रेड में, एक बार एसीएफ में पूछा जा चुका है, और लगभग सेम ऐसा ही प्रश्न यहां से पूछा गया था कि तीनों एग्जाम में, लेकिन वहां इस सीक्वेंस का केवल अंतर है, आपको ये जो चार दे रखे हैं वो बेस जो दे रखे हैं उनमें केवल डिफरेंस था, बाकी तरीका इसका एक है। यदि आप इस तरीके को देखते हैं तो ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है न्यूक्लिक एसिड का। यदि हम न्यूक्लिक एसिड में इसकी प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में यदि हम देखें, यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड में 4 अनुक्रम पहले जो दे रखा है CAT, TAG, CAT, CAT, GAC हो तो पूरक मैसेंजर आरएनए में अनुक्रम होगा। मतलब पूरक जो मैसेंजर आरएनए है उसमें कौन सा अनुक्रम होगा, ये पूछा जा सकता है। इसका जो अब निकालना पड़ेगा कि डीएनए की जो क्षार है ये है, तो आपको पता है आरएनए में जाएंगे तो आप ये चेंज होंगे। कैसे, जैसे हम बात करें यहां C की जगह T, A की जगह C की जगह E, G आ जाएगा, A की जगह U आ जाएगा, T की जगह A आ जाएगा, इसी तरह T की जगह A की जगह U और G की जगह C। इसी तरह हम बात करें C की जगह T, A की जगह फिर U और T की जगह वापस से, इसी तरह C की जगह G और A की जगह U और T की जगह A। इसी तरह जो लास्ट चार है उसमें G की जगह C और G की जगह आएगा C, G की जगह आएगा C, A की जगह U और C की जगह T। अब ऐसी जो संरचना है वो कहां बन रही है उसको हम देखें। अब ये आने का कारण क्या है कि C साइटोसिन, ये जो क्षार है अलग अलग, आपको पता है कि डीएनए में जो क्षार पाई जाती है उससे पूरक क्षार किस में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। अब आरएनए के कोई सा भी प्रकार का हो, मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, किसी भी प्रकार का जो आरएनए उसमें अलग अलग क्षार पाई जाएंगी। तो यहां हम देखें तो इनका जो हम क्रम निकालते हैं तो GUA, AUC, TUA, GUA, इसका जो क्रम आएगा वो आएगा ये ऑप्शन नंबर 3। तो आपको जब भी यदि यहां डीएनए की जगह डीएनए की पूछता तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डीएनए से जब हम आरएनए में जाते हैं तो उनका जो क्षार अनुक्रम है वो बदलता है, वो आपको ध्यान में रखना है।
अब आपको पता है जी किसके पूरक है, सी के पूरक है। ए किसके पूरक है, यू, एडेनिन और यूरेसिल। टी किसके पूरक है, ए के, ए टी, टी ए यू, जी सी। इस तरह आपको केवल इनको ध्यान में रखना है। जहां भी आपको सी दिख रहा है उसको आप किसमें घुमा दें, जी में। जहां ए दिख रहा है उसको यू में, टी दिख रहा है उसको ए में, टी दिख रहा है वापस ए में, ए दिख रहा है वापस यू में, और जी दिख रहा है तो सी में। इसी तरह वहां सी ए टी है तो सी की जगह टी, इसी तरह टी यू ए। इस तरह आपको ये ध्यान में रखने। यहां जी आएगा, जी यू ए, जी यू ए, इसी तरह जी यू ए वापस सी यू जी। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें नेक्स्ट की, इकोलाई में डीएनए पाया जाता है। अब हमें पता है डीएनए दो प्रकार के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड रेखीय, सिंगल स्टैंड रेखीय। इकोलाई में डबल स्टैंड और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। रेशेदार फाइब्रोजन प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। देखो प्रोटीन से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि रेशेदार मतलब सरल प्रोटीन की हम बात करें, सरल प्रोटीन जैसे हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो जैव अणु है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वहां प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तीनों है। लेकिन ज्यादातर प्रश्न प्रोटीन और एमिनो अम्ल से पूछे जाते हैं, एमिनो अम्ल में कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सरल प्रोटीन की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक को रेशेदार बोलते हैं जिसको फाइब्रोनोजन, दूसरे को ग्लोब्यूलर। अब ये पूछ रहा है कि रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। अब यहां कोलेजन, कीरेटिन, मायोसिन ये तीनों तो क्या है, रेशेदार प्रोटीन है और जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। और चौथी जो प्रोटीन है वो क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन को क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये प्रकार की क्या है, घुलनशील होती है जल में, और इसको कौन सी प्रकार की प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा 27वें का वो क्या होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा। कई बार मिस्टेक हो सकती है पेपर, और इसका क्रम आप ध्यान में रखें थोड़ा सा कि यदि क्रम में आगे पीछे भी है तो भी आपको जो प्रश्न है वो जो पेपर में दिए 45 है वो ही मिलेंगे। 27 नंबर की हम बात कर रहे हैं अभी। इसी तरह प्रश्न नंबर 28, डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति सर्वप्रथम किस में प्रदर्शित की गई। डीएनए की जो अर्धसंरक्षी विधि है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, तीन प्रकार की जो विधियां थी उनमें सेमी कंजर्वेटिव जो प्रतिकृति है सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित की गई, तो उसका जो उदाहरण है इस्चिया कोलाई। ये आपको ध्यान में, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह है अनुलेखन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। अब देखो जब हम बात करते हैं अनुलेखन की तो ये थ्योरी जो है, जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीएससी वाले पार्ट्स में दे रखा है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी में आपको ध्यान में क्या रखना है कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी जब भी हम पढ़ें तो आपको सबसे पहले डायग्राम पता होना चाहिए कि डीएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण हो सकता है, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ऐसी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी। ये तीन चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अब तीन तरह की क्रिया आगे चलेगी, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले बात करें हम रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का निर्माण। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। यह आपका पूरा फैक्ट ही क्लियर कर देते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। डीएनए से यदि डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से यदि आरएनए बने तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं, काफी विद्यार्थी कई बार कहते हैं कि सर टर्मिनोलॉजी में पूरी कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है अनुलेखन, अनुलेखन।
अनुलेखन जब शब्द है, रेप्लिकेशन को प्रतिलिपिकरण बोलते हैं हिंदी में, प्रतिलिपिकरण। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज्यादा उचित रहेगी बायोलॉजी में, तो आप इंग्लिश का सहारा ज्यादा लें। इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको बोलते हैं अनुलेखन, जो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह आरएनए से आगे क्या जाएगा, प्रोटीन, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन, ट्रांसलेशन, या इसको बोल सकते हैं अनुवादन। अनुवादन भी बोल सकते हैं, तो ध्यान में रखना आपको अनुवादन। अब हम बात करें इनमें एंजाइम कौन कौन से काम में आते हैं, तो जब डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है, तो आपको पता होगा, जैसे हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि अनुलेखन के अंदर, लेकिन सबसे पहले जो क्रिया है वो आएगी रेप्लिकेशन की। डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से होगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किसका उदाहरण है, प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन का उदाहरण। यदि हम बात करें डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होगा, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। डीएनए पर डिपेंड होगा और होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक शब्द आगे आएगा अगली लाइन में, अगले ही प्रश्न में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि आरएनए से जब क्या बन जाए, डीएनए, तो एंजाइम कौन सा होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट है, यहां से एक प्रश्न आपको ग्रेड सेकंड के अंदर, यदि यहां से प्रश्न बनता है, कहां से, यदि सेंट्रल डोगमा थ्योरी से प्रश्न बनता है, तो इस बोर्ड से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए क्या है, रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन है। और जब आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, तो उसको अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिवर्स, मतलब व्युत्क्रम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब अनुलेखन की क्रिया है जो वापस हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो वहां एंजाइम जो काम में आएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। बात करिए, नेक्स्ट हम बात करें डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन, सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि आप ये थ्योरी समझ लेते हैं तो आपको पूरा रेप्लिकेशन, पूरा सेंट्रल डोगमा समझ में आ जाएगा कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एंजाइम आएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये तीन एंजाइम आपको ध्यान में रखने। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, ओकाजाकी खंड, फ्रेगमेंट ऑफ ओकाजाकी कहां बनते हैं। केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट है, प्रश्न नंबर हम 30 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 30, ओकाजाकी खंड, बिल्कुल सही है। ओकाजाकी खंड कहां बनते हैं, केवल डीएनए की अगेती जिसे लीडिंग एज बोलते हैं, केवल डीएनए की पछेती जिसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डीएनए की अगेती, लैगिंग एंड लीडिंग दोनों पर बनते हैं, या पूरक डीएनए पर बनते हैं। तो आपको पता होगा रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है, आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन जिसे डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं, उसके दौरान ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है, और वो होता है डीएनए की पछेती, पिछली स्टैंड पर या लैगिंग स्टैंड पर। इंपॉर्टेंट है कि डीएनए की लैगिंग स्टैंड पर किसका निर्माण होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर ओकाजाकी खंड का निर्माण होगा। इसी तरह 31 की हम बात करें कि जीन का वह भाग जो अनुलेखन में तो होता है, जीन का वह भाग जो अनुलेखन में तो होता है लेकिन अनुवादन में नहीं होता है। डीएनए का वह भाग
जो अनुलेखन में तो होता है लेकिन अनुवादन में नहीं होता है। मतलब जीन का वह कौन सा भाग है जो अनुलेखन में तो भाग लेता है लेकिन अनुवादन में भाग नहीं लेता। अनुवादन का मतलब है जहां प्रोटीन बनेगी वहां कौन सा ये भाग सिस्ट्रोन भाग लेगा, कोडोन कोई है ही नहीं। सिस्ट्रोन, इंट्रोन और एक्सोन, तो इसका जो सही उत्तर होगा इंट्रोन। इंट्रोन जो है वो केवल किसमें भाग लेगा, रेप्लिकेशन सॉरी अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में ही भाग लेगा, प्रोटीन संश्लेषण में इंट्रोन भाग नहीं लेता। ये ध्यान में आपको रखना। अब देखो बहुत अगला जो प्रश्न है मैं आप इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। मतलब अब हम 3 प्रकार की क्रियाएं हमने सेंट्रल डोग्मा के तहत पढ़ी है। सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जहां डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया हो रही है। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए से यदि प्रोटीन बनेगा तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसमें एंजाइम काम में आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा रेप्लिकेशन में। कौन से में, रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम काम में आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात ये कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, केवल घुमाया है, यहां एंजाइम का नाम दे दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है कि आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पर निर्भर कौन सा पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। 32 नंबर प्रश्न है कि आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ये हम पहले आपको ध्यान में हो तो हम कर चुके हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, 3 प्रकार की क्रियाएं थी और तीनों प्रकार की यदि क्रियाएं समझ में आपको आ जाती है तो ये पूरा प्रश्न आपके जिस भी प्रकार का सेंट्रल डोग्मा से जो प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 33 इजी सा प्रश्न है कि ओकाजाकी खंड, दोबारा प्रश्न आया है, ओकाजाकी खंड कहां बनते हैं। आपको पता होगा, अब इनकी इंग्लिश में बात करें तो प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है रेप्लिकेशन, अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन का मतलब होता है ट्रांसलेशन। प्राक्रमण अलग चीज है, ये जब हम जनन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं विषाणुओं के अंदर तो वहां ऐसा टर्मिनोलॉजी वहां आती है, तो इससे इसका लेना देना नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। यहां यदि हम बात करें ओकाजाकी जो खंड है वो किस में दिखाई देंगे, प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन में दिखाई देंगे। प्रश्न है कि गुणसूत्रों की सर्वाधिक संख्या एक पादप में मिलती है, वह पादप किस समूह का। हम इससे पहले प्रश्न नंबर यदि आपको ध्यान में हो तो हमने शुरू में एक प्रश्न पढ़ा था जहां इसका नाम ऐसा प्रश्न हमने वहां देखा था, प्रश्न नंबर था 12, सबसे अधिक गुणसूत्र किस पादप में पाए जाते हैं, उसका उत्तर था ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। अब ओफियोग्लोसम जो रेटिकुलेटम है वो किसका उदाहरण है, इसका कहने का मतलब ये है। तो हम यदि बात करें तो ये किस प्रकार का, अब यहां शब्द आ रहा है, एक नया शब्द है क्रिप्टोगेम्स। ये क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टोगेम्स एक अलग समूह है। उस समूह के अंदर जो जनन है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिनमें जनन किसके द्वारा होगा, बीजाणुओं के द्वारा होगा। और इस समूह में कौन कौन से जो पादप है वो शामिल हैं, हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, अब थैलोफाइटा में जीवाणु है, विषाणु है, एल्गी है, लाइकेन है, ये सभी किसमें आते हैं, थैलोफाइटा में। उसके बाद आएगा ब्रायोफाइटा, कौन सा आएगा, ब्रायोफाइटा। और उसके बाद आएगा
टेरिडोफाइटा। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन प्रश्न बहुत आसान है, टेरिडोफाइटा। अब हम क्रिप्टोगेम्स की बात कर चुके हैं कि जिनमें जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है, वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसमें से अब ये संबंधित, यदि आपको जो उत्तर है इसका वो है टेरिडोफाइटा समूह का जो पादप है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो पादप सबसे ज्यादा गुणसूत्रों वाला पादप है उसकी जो सबसे किस में है वो है टेरिडोफाइटा में। अब यहाँ हम इसको देखें तो हमें ये पता है टेरिडोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स में है, थैलोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स में है और ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स में। तो ये दोनों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये दोनों तो क्रिप्टोगेम्स है ही नहीं। अब बात है दो ऊपर वालों। अब इसमें से सहवनी है या असहवनी। सहवनी का मतलब है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम सहवन उत्तक पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सहवहनी क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है। इसका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य स्थल है, मुख्य कार्य है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका आपको पता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। यह भी प्रश्न ग्रेड फर्स्ट 2015 में पूछा गया था कि ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज किसने की। दो प्रकार की होती हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। यहां होता है प्रोटीन संश्लेषण, क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, और यहां होता है लिपिड का संश्लेषण। तो यह प्रश्न हमारा सही है, लिपिड संश्लेषण। इसकी चर्चा हम पहले प्रश्न में गोल्जी काय वाले प्रश्न में भी कर चुके हैं। निम्न से कौन सा कार्य गोल्जी काय का नहीं है। प्रश्न नंबर 36 स्थानांतरण की, ट्रांसलेशन की जो क्रिया है, ट्रांसलेशन स्थानांतरण की जो प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्ल के सक्रिय से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है। यदि हम बात प्रश्न नंबर 36 की करें, यदि पूरा प्रश्न देखें, स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्ल के सक्रियण से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है। यहां बात आ रही है अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल का मतलब है कि अमीनो समूह है तो उसमें 100% जुड़ा होगा। तो इसका उत्तर होगा अमीनो एसिल सिंथेटेज, अमीनो एसिल सिंथेटेज। इसका सही उत्तर 2 नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब प्रश्न को देखते ही हम ऐसे जो प्रश्न कई बार आपने पिछले एग्जाम में भी मैंने देखे हैं, बहुत आसान प्रश्न हम गलत करके आते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से ये है, ये एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि असमजात जो गुणसूत्र है के मध्य गुणसूत्र खंड का आदान प्रदान क्या कहलाता है। असमजात गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्रों का आदान प्रदान, जो गुणसूत्र के खंड आदान प्रदान होंगे, क्या कहते हैं। पहला उत्तर है जीन विनिमय, दूसरा है पराकेंद्रीय प्रतिलोमन, तीसरा है व्युत्क्रम स्थानांतरण, चौथा है परिकेंद्रीय प्रतिलोमन। इसकी हम बात करें कि जीन विनिमय, जिसको जीन विनिमय कहते हैं, दूसरा है पराकेंद्रीय। अब प्रश्न यहां आप देखें, असमजात गुणसूत्र, लगभग 100% विद्यार्थी में से 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पर टिक करेंगे। कारण क्योंकि उसकी परिभाषा में क्या लिखा होता है, समजात गुणसूत्रों के मध्य उपस्थित गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। लेकिन यहां शब्द आया है असमजात। जब भी असमजात शब्द आ जाए तो आपको उत्तर क्या करना है, व्युत्क्रम स्थानांतरण करना है। व्युत्क्रम स्थानांतरण इसका उत्तर होगा, लेकिन हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, जीन विनिमय उसका उत्तर नहीं होगा। ध्यान में रखना आपको कि असमजात गुणसूत्रों के मध्य जब गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होगा तो वह प्रक्रिया व्युत्क्रम स्थानांतरण कहलाएगी।
इंपॉर्टेंट 38 नंबर प्रश्न है, क्रिसमस टी प्रभाव पाया जाता है। शब्द केवल जो यहां दे रखा है कि पॉलीटीन गुणसूत्र, लैंप ब्रश, बी गुणसूत्र, सैटेलाइट गुणसूत्र, ये सभी प्रकार के जो गुणसूत्र हैं वो विशेष प्रकार के गुणसूत्र हैं। कौन से प्रकार के हैं? विशेष प्रकार के गुणसूत्र के उदाहरण है। और क्रिसमस टी, आपको पता होगा इसका नाम क्रिसमस क्यों है, क्योंकि क्रिसमस ट्री जो है, क्रिसमस ट्री है, उसके आकार की संरचना इनमें से किस गुणसूत्र की होती है? वो है पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन जो गुणसूत्र है उसकी जो संरचना है क्रिसमस ट्री के समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके जो क्रोमेटिड है उनकी जो संख्या, क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यह बड़ा और फैला हुआ दिखाई देगा, क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रिसमस ट्री प्रभाव किस गुणसूत्रों में पाए जाते हैं? गुणसूत्र पॉलीटीन में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टोम, अगला जो प्रश्न है 39 नंबर, प्लास्टोम क्या है? दिखने में इजी सा दिख रहा है प्रश्न, छोटा सा एक शब्द का प्रश्न है, प्लास्टोम क्या है। लेकिन यदि हम देखें इसका ऑप्शन पर नजर डालें तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, या जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, या माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, या प्लाज्मिड का डीएनए है। प्रश्न की अगर हम चर्चा करें कि प्लास्टोम क्या है, प्लास्टोम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, या प्लाज्मिड का डीएनए। तो यदि हम बात करें तो ये जो डीएनए है वो किस प्रकार का डीएनए है? क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्लास्टोम कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा? प्लास्टोम कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, एक डीएनए जो कि दक्षिणावर्त कुंडलित, ये प्रश्न है न्यूक्लिक एसिड का, एक डीएनए जो कि दक्षिणावर्त कुंडलित प्रति घुमाव 11 क्षार युग्म उपस्थित है। इसको यहां से हम पकड़ सकते हैं क्योंकि प्रति क्षार 32.7 के लगभग घूर्णन है। अब इस प्रश्न में देखा जाए तो आपको पता है कि डीएनए के जो प्रकार हैं, ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, जेड डीएनए, इसका जो उत्तर होगा 11 का नाम आते ही, यदि इसकी जगह 10 होते तो हम बी डीएनए कर देते, लेकिन 11 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? ए डीएनए इसका जो सही उत्तर होगा। तो आप जब भी पढ़ें तो इनके प्रकार, इनका क्षार युग्मन और इनका जो घूर्णन है उनको आपको ध्यान में रखना है कि ए डीएनए में कितना घूर्णन होता है, बी डीएनए में कितना घूर्णन है, सी में कितना और जेड में कितना है। आपको पता होगा जेड और ए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। प्रश्न है 41, झिल्ली युक्त कोशिका अंगकों में, झिल्ली युक्त कोशिका अंगकों में को समूह है, मतलब ये कह रहा है कि इन सभी कोशिकांगों को झिल्ली युक्त समूह कौन सा है? कि सभी में कोशिका की जो झिल्ली वो पाई जाए, बिना झिल्ली के कोई भी कोशिकांग नहीं हो, ऐसा कोई हो तो। इसमें पहले में हम देखें तो सभी में क्या झिल्ली नहीं है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें भी हम बात करें तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें भी हम बात करें तो राइबोसोम में कोई किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। लास्ट वाले में यदि बात करें तो सभी कौन से हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ये तो इकहरी झिल्ली युक्त है और ये है दोहरी झिल्ली युक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि सिंपल प्रश्न है, हालांकि सिंपल है लेकिन वहां एग्जाम टाइम में हमें ऐसे प्रश्न भी हम गलत कर देते हैं। उसका कारण है कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं। अब यहाँ नहीं है या है शब्द है, उसको आपको ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 हम बात कर रहे हैं वसा के ऊपर, फैट के ऊपर, पैराफिन वैक्स, क्योंकि वसा हमारे सिलेबस में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैव अणु वाले चैप्टर में है, इसी के अंदर। तो ये क्या है? ये पूछ रहा है कि पैराफिन वैक्स क्या है? अम्ल है, एस्टर है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, या कोलेस्ट्रॉल है? ये क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब एक गुणसूत्र में, अब गुणसूत्रों से जब भी प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है, ऐसा गुणसूत्र कहलाता है। एक्रोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, अब यदि हम बात करें टीलोसेंट्रिक
एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ये 4 प्रकार की स्थिति यहां बनती है। इसको याद करने का तरीका भी हो सकता है टेम्स, TAMS, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है जब ये मिक्स होते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि सेंट्रोमियर की जो स्थिति है वो कहाँ है। अब यहाँ सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इन्हें बांटा गया 4 भागों में, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब टीलो का मतलब है बिल्कुल कोने में, एक साइड में पाया जाएगा, जैसे आई। यहां सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल स्थिति पर। दूसरे में सब टर्मिनल स्थिति पर क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। तो यह ऐसी स्थिति को हम किससे दर्शा सकते हैं, ABCD में हम J से दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम बात करें मेटासेंट्रिक तो हम इसको V से दर्शा सकते हैं, बीच में होगा। और यदि हम बात करें सब मेटासेंट्रिक तो इसको हम L से दर्शा सकते हैं। सब मेटा का मतलब है मध्य से थोड़ा सा दूर, मेटा का मतलब है बिल्कुल मध्य में है, J मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे, मतलब टर्मिनल से थोड़ा सा सब टर्मिनल स्थिति में इसकी स्थिति पाई जाएगी, और ये पाया जाएगा टर्मिनल पर। तो ये आपको ये तरीका याद रखना है। ऐसे इन सब को याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद रखें, TAMS, टेम्स, टर्मिनल, सब टर्मिनल में। जैसे टर्मिनल का टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक की जो स्थिति है वो आई शेप में होगी, टर्मिनल स्थिति होगी, सबसे ऊपर होगी। एक्रोसेंट्रिक में टर्मिनल से नीचे सब टर्मिनल J आकृति में होगी, मेटा में V और S में L आकृति होगी, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगी, L आकृति। तो ये आपको ध्यान में, ये कह रहा है कि जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं, V बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, एक कोशिका के विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो समान रहती है, क्योंकि मतलब कोशिका का विभाजन हो गया लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ही रहेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होनी थी, कम होनी थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहे 50 विभाजन हो जाएंगे तो हर कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको तैयार मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, क्योंकि नए सिरे से माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण होता है, बिल्कुल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना, नहीं। निषेचन के कारण संख्या समान बनी रहती है, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, विखंडन के कारण, विशेष लक्षण है विखंडन पाया जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जब भी कोशिका विभाजन होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या हो जाएगा, विखंडन होगा और 2 टुकड़ों में टूट जाएगा और दोनों में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएंगे। प्रश्न नंबर लास्ट 45 इस शेड्यूल का लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल है बायो के अंदर। इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कह रहा है कि एक द्विसूत्रीय डीएनए में 18% साइटोकाइनिन है तो दूसरे 4 का प्रतिशत क्या होगा। अब हमें तो केवल 1 दे दिया इसने। अब हमें ये पता है कि नाइट्रोजनिक क्षार 4 प्रकार की होती है, A होती है, T होती है, G होती है और C होती है। अब इसने दे दिया 1, A का मान 18 दे दिया। अब हमें T भी निकालना है, G भी निकालना है, C भी निकालना है। लेकिन अब 1-2 दिए होते तो हम निकाल लेते, लेकिन यहां दिया हुआ केवल 1 है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, एक नियम याद करना है आपको, चारगाफ का नियम। अब हम इसको थोड़ा सा अलग पेज पर खोलें। चारगाफ का नियम बात करें तो चारगाफ जी ने बताया है कि जब जो नाइट्रोजनिक क्षार है उनकी जो संख्या है वो अनुपात में होती है, कैसे, A + T = G + C। इसका मतलब है A किसके बराबर होगी, T के, और G किसके बराबर होगी, C के। ऐसी जब स्थिति आएगी, ये आपको ध्यान में रखें, ऐसी स्थिति जब आएगी, हम ऐसी स्थिति में बात करें तो हम यहां पहुंचते हैं कि यहां कह रहे हैं चारगाफ के नियम के अनुसार A का मान दे रखा है, तो A का मान दे रखा है तो T का मान क्या हो जाएगा, देखो बराबर होगा कि नहीं होगा। A का मान दे रखा है तो T का मान बराबर हो गया। अब बराबर हो रहा है, T का मान मतलब A = T मतलब 18 = 18, मतलब ये हो गए कितने, अब 18 = 18 दोनों में हो गए। इसमें प्रतिशत किसमें से होगा, अब ये टोटल जो दे रखा है हमें 100 में से निकालना है, तो 36, 100 में से क्या गए 36, तो कितने रह गए 64।
अब ये जो 64 संख्या आई है, हमें इसको किस में बांटना है, इन वाले में, क्योंकि g का मान किसके बराबर होता है, c के। a बराबर t, g बराबर c, तो इनमें आधा आधा हो जाएगा, g का भी 32 और c का भी 32। अब a का 18, g का 32 और c का 32, a का 18, g का 32 और c का 32। ऐसा कहां दिख रहा है, ऐसा हमारे को यहां दिख रहा है कि जब a का मान, यदि हम बात करें a बराबर a प्लस टी और g प्लस टी, यहां a का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है 18, तो हम a के बराबर किसको कर देंगे, t को कर देंगे। a का बराबर किसको करेंगे, t को कर देंगे, तो t का मान भी कितना हो जाएगा, 32। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि प्रश्न नंबर 45 की हम बात करें तो यहां देखो a का मान क्या है 32, t का मान क्या है 18 और g का मान क्या है 32। अब देखो यहां हमें 32 क्यों आया, क्योंकि यहां हमें डीएनए में साइटोसिन की मात्रा दे रखी है c का मान दे रखा है, c का मान किसके बराबर होगा, g के। अब c का मान किसके बराबर है, g के बराबर है, तो यहाँ c और g कितने होंगे, 18 और 18 प्लस 18 बराबर 36, बचे कितने 64। अब ओ ए और टी क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना क्या पड़ेगा, ये। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए बराबर 32, टी बराबर 18 और जी बराबर 32। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से इसको सवाल कर सकते हैं। ये इस तरह से आपके बायोलॉजी के शायद 45 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये शायद आपको समझ में नहीं है, तो एक बार फिर देख लेते हैं कि कह रहा है 18, यहां डीएनए में मान c का मान दे रखा है साइटोसिन का, c बराबर g, 18 बराबर 18, ये हो गई 36। 100 में से जब आंकड़ा निकालेंगे बच गए पीछे 64। अब मान किसका निकालना है हमें, एक c का तो दे दिया और g का हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। a का हमारे पास कितना आएगा 32 और t का भी हमारे पास कितना आएगा 32। t का 32, a का 32 और g का 18, t का 32, g का 18 और a का 32 CL। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। इसको आपको ध्यान में रखना। इस तरह का प्रश्न आपके आ सकता है, तो आपको 4 ग्राफ का नियम प्रयोग करते हुए इसको करना है। नेक्स्ट के वीडियो में केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स पर हम चर्चा करेंगे, टीचिंग मेथड पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि टीचिंग मेथड में ऐसा कुछ है नहीं कि चर्चा करने लायक, फिर भी हम देख लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आप इन 45 प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर करना है, देखना है। हर एक मैंने पार्ट से प्रश्न यहाँ लिए हैं कि बायोलॉजी का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से हर एक पार्ट से हमने प्रयास किया है। आपको इससे एक आइडिया होगा कि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो से शायद आपको ये पता जरूर चलेगा कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है। आप आराम से टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद आप पहले उसके अंदर टेस्ट ऐप के बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखें, तो आपको बहुत सी चीजें नई देखने को मिलेगी, किस तरह के पुराने पेपरों में जो प्रश्न आए हुए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट शेड्यूल में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।